नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। ये बात है 8 दिसंबर 2022 की। आशीष ने शिष्य नीतीश को एक योजना समझाते हुए कहा कि उसे ऐसी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है जिससे वो उसके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देगा। उसे केवल उसके इशारे पर वो सब करना होगा जो वो बताएगा। नीतीश ने गुरु आशीष की बातें मान ली और अपने गुरु के कहे अनुसार कार्य करने को तैयार हो गया। गुरु आशीष द्वारा बनाए गए कार्यक्रम के मुताबिक दोनों उसी रोज 8 दिसंबर 2022 को प्रयागराज से विंध्यवासिनी मां के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। वहां से लौटते समय उनके सारे पैसे खत्म हो गए थे। अगले रोज वे 9 दिसंबर को पैदल ही प्रयागराज के लिए चल दिए। जब वे करछना थाना अंतर्गत मर्दापुर गांव पहुंचे, तब आशीष ने नीतीश को बताया कि मां विंध्यवासिनी देवी की कृपा से देवी शक्ति प्राप्त हो गई है। उसे भीतर से शक्ति का एहसास भी होने लगा है। इसी के साथ उसने एक बार फिर महाभारत के बार्बरिक की चर्चा छेड़ दी। कहने लगा, मैं अपनी ही दे सकता हूं और मुझे देवी दोबारा जिंदा कर देगी। उसके बाद मैं किसी के भी दुख तकलीफ और दूसरी समस्याओं को दूर कर सकता हूं। तुम्हारी आर्थिक समस्या भी मैं दूर कर दूंगा। मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? नीतीश ने पूछा। तुम्हें ठीक वैसे ही करना होगा जैसा कि मैं बताऊंगा। वह भी आज ही रात में हो जाना चाहिए। ये कहते हुए आशीष ने नीतीश को तांत्रिक पूजा और बलि के अनुष्ठान का एक वीडियो दिखाया। उसी रात को नीतीश ने अपने गुरु के बताए तरीके के मुताबिक ठीक वैसा ही किया जैसा उसने वीडियो में देखा और समझाया था। तंत्र मंत्र की साधना संपन्न हुई और यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद नीतीश निश्चिंत भाव से अपने घर हरिद्वार लौट आया। इससे पहले उसने पूजन सामग्री प्रयागराज गंगा में ही प्रवाहित कर दी थी। आशीष के वादे के मुताबिक उसे अपने चेले नीतीश से प्रयागराज स्टेशन पर ही मिलना था। नीतीश के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। तांत्रिक अनुष्ठान के बाद से ही मन में भय भी समाया हुआ था। देवी शक्ति के प्रभाव और चमत्कार के साथ साथ हत्या जैसे भय से वो परेशान हो गया था। हालांकि वो दोनों ही स्थितियों में अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। यदि चमत्कार हुआ तब गुरु के कहे अनुसार उसके सारे दुखों का अंत हो जाना था, और दैवीय चमत्कार नहीं हुआ तब भी उसका कोई अधिक नुकसान होने की बात नहीं थी। उसने प्रयागराज जंक्शन पर अपने गुरु आशीष दीक्षित का 2 घंटे तक इंतजार किया। जब वो नहीं आया तब उसने हरिद्वार की गाड़ी पकड़ ली। यशपाल सैनी का पुत्र नीतीश सैनी हरिद्वार जनपद में लश्कर गांव का रहने वाला एक 22 साल का युवक है। वो एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। जॉब प्राइवेट थी, इस कारण वो अच्छी नौकरी की तलाश में लगा हुआ था। वो पैसा कमाना चाहता था जो उसे इस प्राइवेट नौकरी में नहीं मिल पा रहा था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में दैवीय शक्ति से आज नहीं तो कल जरूर चमत्कार होगा और तब उसकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। इसी चक्कर में एक दिन उसने अपनी प्राइवेट नौकरी भी छोड़ दी। एक दिन यूं ही वो हरिद्वार में गंगा किनारे सीढ़ियों पर उदास बैठा था। उसकी मुलाकात आशीष दीक्षित से हो गई। वो साधु की वेशभूषा में था, लेकिन जब उससे बातों का सिलसिला शुरू हुआ तब उसने पाया कि वो कोई साधारण साधु नहीं है। साधु ने अपना नाम आशीष दीक्षित बताया और खुद को एक तपस्वी और तंत्र मंत्र साधक बताया। इसी के साथ उसने कहा कि उसे उस जैसे ही एक नवयुवक की तलाश है जो चेला बनकर उसके कामकाज और पूजा पाठ के अनुष्ठानों में सहयोग कर सके। यदि वो इच्छुक हो तो उसके साथ रह सकता है। नीतीश को साधु आशीष की बात पसंद आई और वो उसके साथ रहने को तैयार हो गया, किंतु उसने अपनी मजबूरी बताई कि उसके पास पैसे नहीं है, वो बेरोजगार है। इस समस्या का समाधान भी आशीष ने ही निकाला और उसका सारा खर्च उठाने को तैयार हो गया। यही नहीं, आशीष ने उसे अपना शिष्य भी बना लिया और उसे भरोसा दिया कि उसके तंत्र मंत्र से सारे कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे। घर की आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार हो जाएगा। दोनों ने हरिद्वार में ही एक कमरा किराए पर ले लिया था। बहुत पूछने पर भी आशीष अपनी पिछली जिंदगी के बारे में उसे कुछ नहीं बताता था। नीतीश 10 दिसंबर 2022 को अपने घर हरिद्वार आ तो गया था, लेकिन वो भीतर से डरा हुआ था। वो एक अपराध बोध के द्वंद से भी जूझ रहा था। मन जब विचलित होने लगा तब वो हरिद्वार से चलकर वाराणसी जा पहुंचा।
वहां भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाया। उसी रोज कानपुर की राह पकड़ ली और फिर लखनऊ आगरा होते हुए प्रयागराज में आकर ठहर गया। इसका एक कारण यह भी था कि उसके गुरु आशीष ने उसे वहीं उसका इंतजार करने को कहा था। आशीष तो नहीं आया, लेकिन हाँ, उसे मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए तलाशती हुई प्रयागराज पुलिस जरूर आ गई। प्रयागराज के करछना थाने की पुलिस ने बगैर कुछ कहे सुने उसे दबोच लिया और उसे थाने ले आई। इस तरह पकड़े जाने पर नीतीश हक्का बक्का था, किंतु जब पता चला कि उस पर आशीष की हत्या का आरोप लगाया गया है तो वो बहुत डर गया। दरअसल आशीष दीक्षित का सिर कटा शव 10 दिसंबर को प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर मर्दापुर गांव के पास पाया गया था। शव तालाब के किनारे झाड़ियों में पड़ा था। रक्त रंजित शव पहले दोपहर के समय उन लोगों ने देखा था जो मृत्युशैया बनाने के लिए बांस काटने के लिए लीलैंड सर्विस सेंटर के बगल में स्थित मर्दापुर गांव के बसवार में गए थे। उन्होंने जब शव के करीब जाकर देखा तब भी वो उसे पहचान नहीं पाए थे। उसकी गर्दन कटी हुई थी और धड़ अलग पड़ा हुआ था। उन लोगों ने ही पुलिस कंट्रोल रूम के 112 नंबर पर कॉल करके जंगल में अज्ञात शव होने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही कुछ देर में 112 नंबर वैन में सवार सब इंस्पेक्टर और सिपाही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने इस सूचना को संबंधित थाना करछना को भी दे दी थी। सूचना पाकर थाने से तुरंत इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह दल बल के साथ पहुंच गए थे। करछना थाना अंतर्गत बसवार में शव मिलने की सूचना पूरे इलाके में फैल गई थी। देखते ही देखते तमाशबीनों की भीड़ भी वहां जमा हो गई थी। मृतक की शिनाख्त करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके कपड़ों की तलाशी ली तो उसकी जेब से पर्स और आधार कार्ड मिल गया। उससे मृतक के निवास की जानकारी मिल गई। इस सूचना को पाकर डीसीपी सौरभ दीक्षित के साथ दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी आ गई। घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया गया, जहां शव के पास शराब की खाली बोतल, मुरझाए फूल, माला, लौंग, सुपारी, काली पीली सरसों के दाने मिले। इन चीजों को देखकर जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों को समझते देर नहीं लगी कि मामला तंत्र मंत्र साधना और बलि देने का हो सकता है। शव की शिनाख्त के लिए वहां से बरामद आधार कार्ड से कई जानकारी मिल गई। मृतक का नाम आशीष दीक्षित और उसका निवास स्थान प्रयागराज था। डीसीपी सौरभ दीक्षित ने इस केस को सुलझाने के लिए एक पुलिस टीम बनाई। पुलिस टीम ने मृतक के पते पर जाकर उसके बारे में पता किया। वहां उन्हें मृतक के बारे में कई जानकारी मिली। पता चला कि आशीष दीक्षित कई साल पहले ही घर बार छोड़ चुका था। आशीष के परिवार में उसके पिता संतोष दीक्षित, पत्नी सुमन देवी और भाई रवि दीक्षित मिले। उनसे पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी मिली। उन लोगों से पूछताछ से पता चला कि आशीष दीक्षित एक अति महत्वाकांक्षी इंसान था, लेकिन अंधविश्वास से भी भरा हुआ था। पेशे से वकील था। जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल था। उसने जनाधार शक्ति नामक पार्टी का गठन भी किया था। इस राजनीतिक पार्टी के विस्तार के लिए उसने लोगों से चंदा लेना शुरू कर दिया था। पहले तो उसने पार्टी को चलाने के लिए कुछ लोगों से कर्जा लिया, जो करीब 40 लाख रुपए तक हो गया था। कर्ज देने वालों में मुकेश पाल नाम का व्यक्ति भी था। करीब 6 महीने में ही कर्ज देने वाले कर्ज का पैसा वापस मांगने लगे। इस संबंध में लोगों का जब दबाव बढ़ गया तब वो काफी परेशान हो गया था और फिर मई 2022 में अपने घर से गायब हो गया। एक तरह से वो प्रयागराज से फरार होकर हरिद्वार चला गया था। वहां वो हर की पौड़ी में साधु के बेस में रहने लगा। वहां रहते हुए वो लोगों की समस्याओं का समाधान बताने लगा। यही उसकी आमदनी का जरिया बन गया। उसी दौरान उसने तंत्र मंत्र की कुछ जानकारी ले ली थी। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात नीतीश सैनी से हो गई और उसे भी उसने अपने अंधविश्वास की चपेट में ले लिया था। नीतीश उसी का चेला बनकर उसके साथ ही रहने लगा था। साथ ही आशीष खुद अंधविश्वास और पुनर्जन्म की चपेट में आ गया था। खुद को दैवीय शक्ति के प्रभाव का खास व्यक्ति समझ बैठा था। वो बार बार नीतीश को कहता था कि उस पर देवी की खास कृपा है, वो भी महाभारत के बार्बरिक की तरह मरकर दोबारा जिंदा हो सकता है। जब ये बात नीतीश को बताई तब पहली बार में उससे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके उसने नीतीश को अपने रंग में रंग लिया। उन्हीं दिनों परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि आशीष ने अपनी योजना के बारे में नीतीश को बताया और इसके लिए उसे राजी भी कर लिया। उसके कहे अनुसार ही नीतीश ने किया। इस बारे में नीतीश ने पुलिस को बताया कि वो कैसे उसके साथ अंधविश्वास की धारा में बह गया था। उसके कहे अनुसार करता चला गया था। उसने कहा था कि मुझे दैवीय सिद्धियां प्राप्त है। अपनी योजना को पूरी करने के लिए उसने नीतीश को समझाया कि पूजा कैसे करनी है। उसके बाद नीतीश ने वैसा ही किया जैसा कि आशीष ने उसे समझाया था। फिर आशीष ने जैसे मंत्र पढ़ने और रक्त का तिलक लगाने को कहा था,
नीतीश ने ठीक वैसा ही किया। पुलिस ने नीतीश के कहे अनुसार हत्या में इस्तेमाल चौपड़ भी बरामद कर ली। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी नीतीश सैनी को बनाया गया। उसे धारा 302 के तहत सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जिला कारागार नैनी भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।